नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक लर्निंग में कुछ नई स्टॉक की बिल्कुल चर्चा करेंगे एक पुराने स्टॉक पे जिस स्टॉक के ऊपर हमने पहले स्टडी किया था और स्टडी की टाइम फ्रेम आपको बताता हूँ और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, जो मैंने स्टडी और साथ में एक्सपेक्टेशन लिया था उसको मैं आई बटन में लगा दूंगा। रिसेंटली की बात है, मैंने 12 अक्टूबर के आसपास मैंने स्टडी किया था कंपनी के ऊपर, जहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि इसका रिजल्ट पार्ट अच्छा आ सकता है। और उसके अलावा क्या हमने किया था, उस पर डिटेल स्टडी की तरफ चलेंगे। कंपनी का नाम है राजो इंजीनियर्स। कंपनी का कामकाज है खास करके पैकेजिंग को लेकर के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के। इसके अलावा कहती है जो कंपनी का अलग अलग कारोबार में जहाँ पे देखती है कि मोनो मल्टी लेयर्स स्टील्स सीट लाइन की बात करती है या पीवीसी सेगमेंट की बात करती है। इसके अलावा कहती है कि एक्सट्रैक्शन कूलिंग बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा एप्लीकेशन और ट्रांसमिशन ट्रेडिंग भी करती है कंपनी, जहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर इनके पास सोलर के लिए कंपनी का कामकाज कहते हैं। प्लास्टिक्स जो कि फ्रेटेड माइंस स्टैंड बनाती है, उसमें इनका कारोबार रहा है। राजो इंजीनियरिंग कंपनी है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमने समझने की प्रयास किया था पहले स्टडी में, वो मैं लगा दूंगा। कंपनी काफी पुरानी है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आइए इसको समझने की प्रयास करते हैं थोड़ा सा पार्ट को और एक्सपेक्टेशन रिजल्ट को पार्ट को हमने क्या किया। जहां तक बुक वैल्यू का सवाल है, करीब 11 का, इंटरेस्टिंग वैल्यू 23 का और करंट प्राइस 372 के आसपास, जो कि हायर टू हायर जो 444 था उसको क्या करके ब्रेक आउट करके दोबारा ब्रेक डाउन की तरफ भागा। इसके अलावा देखें इंडस्ट्रियल के कंपैरिजन टू द कंपनी में क्या है, ओवर वेटेज, अर्थात मार्केट की कुछ अलग पहचान बनाने के लिए कगार पे है। प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी पड़ी है और कंपनी के मैनेजमेंट निवेशकों के बारे में कुछ सोचती दोस्ती भी है। जहां तक आरओई और आरओसी का सवाल है, 17% से 23% तक की आंकड़ा की बात करती है। बिल्कुल डेट्स भरी कंपनी के कगार पे और 4500 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी मार्केट कैप की बात करती है। करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज्यादा है। इसके लिए हम करेंगे रिकंसलेशन और रिकंसलेशन के लिए हमें चाहिए कुछ बैलेंस शीट और पीएल की डेटा। इसके लिए हमने कहा कि एक है मार्केट के लिए रिस्क, कि रिस्क केवल मार्केट के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हम लोगों को देखते हैं, इसलिए इसलिए तो हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, अदरवाइज क्यों कराते हैं। रिस्क है तो रिस्क के लिए क्या बनती है, रिकंसलेशन बनती है। परफॉर्मेंस क्या कहती है, खुद की ग्रोथ लेवल क्या कहती है। दूसरा पार्ट, मैनेजमेंट क्या देती है निवेशकों को लेकर। तीसरा पार्ट जो कहती है कि मार्केट रिस्क के बेसिस पे रिटर्न कितनी बनाती है। इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है पिछले 6 महीने या एक साल में, करीब करीब देखा गया एक साल में 500% की उछाल, बहुत बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहा पिछले 5 साल में। सोचने वाली बात है, लोग कहते हैं अच्छा ये यहाँ पे कोई बेचने के लिए तैयार है, यहाँ पे कोई खरीदने के लिए तैयार है। और मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या है, थोड़ा सा कम की बात। अब सवाल आती है इनकी डीप एनालिसिस के। तो डीप एनालिसिस में देखा जाए इनकी रिजल्ट को, जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था, ट्रेंडिंग वेव जो था वो लगातार क्या कर रही है, पिछले 2-3 क्वार्टर से बढ़ती नजर आती है और 6% तक की वृद्धि दर्ज करती है। ईयरली ग्रोथ लगातार बढ़ती थी, लेकिन बीच में सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा डाउन में चली गई थी, तो इसके कंपेरिजन काफी बेटर परफॉर्मेंस किया था। इसी की आंकड़ा से आप यदि सितंबर तक की डेटा को आंकड़ा लेखें तो शायद हम ये कह सकते हैं सितंबर तक की डेटा में कंपनी का करीब करीब ये 50 करोड़ से 56 करोड़ होना। और ये बेटर मैंने क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे इनकी सस्टेनेबिलिटी लगातार बनी थी, पहले भी बनी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बनी थी, लगातार बनी। नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे पिक पे चल रही है, 7 करोड़ 97 93 मतलब 8 करोड़ के आसपास की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है और इसके अलावा अच्छी बात यह है जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इनके पास इंटरेस्ट की बर्डन बर्डन नहीं है। ईयरली ग्रोथ में देखा जाए तो कंपनी के पास जो ग्रोथ लेवल है लास्ट 12 महीने के डेटा काफी बेटर रहा, 220 करोड़ तक की आंकड़ा को टच किया और 27 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी को टॉप ऑफ द ईयरली लास्ट 12 महीने के डेटा में अपने रिकॉर्ड बनाती नजर आई। यदि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो करीब 15% तक की आसपास की वृद्धि दर्ज करती है। और इसके अलावा यदि रिस्क को देखें तो रिस्क बिल्कुल 1 महीने के रिस्क की बात करती है। और इसके अलावा यदि आप उन
बैलेंस शीट को लेटेस्ट को देखें सितंबर तक के डेटा बेसिस में, तो कंपनी के पास कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं है। 1 रुपए का कर्ज नहीं है, जबकि कंपनी अपनी एसेट्स को लगातार बढ़ाने में कामयाबी हासिल किया है। इसके अलावा यदि रिस्क फैक्टर को भी हम आंकड़ा निकालें, तो 8 करोड़ की आसपास की आंकड़ा की बात करती है। तो सोचने वाली बात है, यदि इनका 8 करोड़ के आसपास आंकड़ा भी कहती है उधार को लेकर के, तो 27 करोड़ के आसपास की ये बात करती है। और लास्ट यदि हम 2 क्वार्टर का भी देख लें, कहाँ पर 56 करोड़ में यदि 8 करोड़ का मार्केट में उधार भी पड़ा है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इनके हाथ में नियरली नियरली उनके अब जितना प्रॉफिट था उतना उनके हाथ में नियरली आया नहीं है, लेकिन आने की उम्मीद करती है, जो कि 30 दिन में पैसा आ जाता है। अब सवाल है इन कंपनी को लेकर के, जो केवल हम लोग क्या करते हैं, केवल चार्ट ग्राफ देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे इनकी तो बैलेंस शीट लगातार जो ट्रेंडिंग है वो लगातार बढ़ती है, लेकिन हम लोग ट्विटर पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उसके पीछे रिस्क फैक्टर को ध्यान नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, भले ही कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, मल्टीबैगर हो, पेनी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी हो। इन सभी पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटी में कितनी परसेंटेज की गैप अप है। तो यहाँ पे देखा गया कि इनकी एक ये स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात क्यों कर रही है? क्योंकि 26% की संपत्ति बनाने के चक्कर में 41% की बोझ लेके बैठे। अब सवाल आता है ईयरली ग्रोथ को। ईयरली ग्रोथ में कंपनी ने सेल्स को लगातार बढ़ाया है, प्रॉफिट भी बढ़ाई है। स्टॉक प्राइस सीजीआर देखा है तो 500% तक की ग्रो करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बेनिफिट दे रही है। मतलब इनको चलने के लिए ये भी सपोर्ट दे रही है, ये भी दे रही है, और ये भी दे रही है। किसी में ऐसा निगेटिव सेंटिमेंट की बात नहीं करती है। जबकि नेगेटिव सेंटिमेंट के अलावा देखा जाए तो एक और फैक्ट होता है जिसको कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें देखा गया कि एफआईडीआई बिल्कुल नहीं है, नहीं के मुताबिक है। पब्लिक और प्रमोटर के बीच में आपस में तालमेल है, और करीब करीब देखा जाए तो इस टाइम फ्रेम में करीब करीब 16,000 न्यू प्लेयर आए, न्यू इन्वेस्टर आए। जब किसी कंपनी में किसी टाइम फ्रेम में 16,000 से ज्यादा भीड़ क्रिएट हो जाए एक स्टॉक को खरीदने को लेकर के, तो मार्केट में क्या होगा? इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। इसकी बेसिस पे यहाँ पे जो स्टॉक का पीक आंकड़ा हम लोग देख रहे थे, ओवर वेटेज क्यों दिख रहा था? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा है इनकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की वजह से, अर्थात इनका कारोबार में क्या हो रही है? लगातार ग्रोथ चल रही है। जबकि पीयर्स को कंपेयर करके देखें तो आज भी इनके पीयर्स में उतनी ज्यादा ग्रो नहीं है, चाहे वो टेगा इंडस्ट्रीज की बात करूं, आजाद इंजीनियरिंग की बात करूं, या फिर द अनूप इंजीनियरिंग की बात करूं, स्कीपर की बात करूं। इन सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ पे है? राजो इंजीनियर्स के अंदर, जहां पे इनकी ग्रोथ रेट लगातार बनी है। जबकि कंपनी बिल्कुल ही डेट्स फ्री के कगार पे, कोई भी डेट्स नहीं कंपनी के लिए, ये इनके लिए अच्छी बात है। अब हम आते हैं इनकी कंक्लूजन को लेकर के और निवेशकों की इंटरेस्ट को लेकर के। निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है इसको लेकर के, और इसको जो है इस कंपनी को एएसएम लिस्ट थर्ड स्टेज में रखा गया है, अर्थात काफी ज्यादा सर्विलेंस हो रही है कि आके मार्केट में पैनिक तो नहीं किया जा रहा है। पैनिक करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? मार्केट लगातार बढ़ रही है और 4500 करोड़ के टर्नओवर, तो कोई चिंता की ज्यादा बात लगती नहीं है। पैनिक करना बहुत ठीक लगता नहीं है। अब यदि हम इनके उन पहलू पे चल के देखें, जाकर सबसे ज़्यादा किस कारोबार से इनका पैसा आया है, तो यदि सेगमेंट वाइज दिया होता तो शायद हम बेटर समझ सकते थे। सेगमेंट वाइज इन्होंने डेटा दिया नहीं कि हमारे पास सेगमेंट में किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा आया है। लेकिन यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखें कंपनी में, तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट कुछ देती लेती हुई है। जबकि इसी साल में कंपनी ने बायबैक भी किया था, मतलब फंड इनके पास भर के पड़े हैं, और बोनस भी दिया था, साथ में डिविडेंड पे भी। इन तीनों चीजों को कंपनी ने एक साथ में दिया था। और स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे इनका जो पोजीशन था, रिवेन्यू लगातार बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, लगातार क्या कर रही है? इंक्रीज करती हुई नजर आती है। और इनको यदि कंपेयर करें बीएससी इंडस्ट्रीज से, उसके कंपेरिजन टू काफी ज्यादा ग्रोथ लेवल की बात करती है, चाहे 3 महीने से लेकर के आज के टाइम में 10 सालों तक डेटा बेसिस में करीब 5,000, 7,000, 2,000% तक की ग्रो करती है। और एफडी कितनी देती है? 8 से 10% एकदम मैक्सिमम की बात करूं, या अदर कोई इंश्योरेंस।
जबकि कंपनी में स्टॉक मार्केट के रिएक्शन के बेसिस पे 800%, 500%, 5000% दो की उछाल बनती है। इतना कि इनके इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में नहीं बना है। इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है? लगातार बीटर की बात। अब सवाल आता है, जो इनको यदि आपने किसी टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा, पिछले 5 सालों में जब ग्रोथ लेवल थी, तो स्टॉक की प्राइस कितनी हुई होगी? 7 रुपये। 7 रुपये के स्टॉक चल के कितना हो जाता है? 368 रुपये। अब एक गोल्डन रूल को और समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले 1 महीने में लगातार इसकी सेंटिमेंट को क्या किया है? बॉटम टू बॉटम को ब्रेक डाउन किया, और जैसे ही यहाँ पे बॉटम टू बॉटम को सस्टेन करके ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास पहुंचा, तो मार्केट के लिए गोल्डन रूल को भी जानना जरूरी है। गोल्डन रूल कहता है जिस भी प्राइस पे लिया उसको न्यूट्रल मानते हैं। स्टॉक मार्केट तो रिस्क होगा, रिस्क के लिए नीचे के लिए हमेशा एसएल का यूज करना है। प्रॉफिट दिखती हुई प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना है। अच्छा लगे दोबारा पोजीशन बनाना है, जिसमें कि टर्म को प्लस परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेशन को ध्यान रख के एक खुद की प्रिंसिपल होगा और खुद के डिसीजन होगा, क्योंकि पैसा भी खुद का है। इसके लिए क्या करना जरूरी है? खुद की टारगेट फिक्स होगी, क्योंकि टारगेट आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, और उसमें परसेंटेज भी आपकी होगी। आपकी खुद की रिस्क फैक्टर कितनी होती है, कितना कितना संभाल पाएंगे, कितनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, कितना मिनिमाइज आप हेल्प कर सकते हैं, कितना आप लगा सकते हैं, कितना ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ रेट लगातार अच्छी बात है, अच्छी है, और ये आगे चल करके बीटेक परफॉर्मेंस की बात कर सकती है, और भी इंटरेस्ट की बात निकल के आ हमारे साइड से भले ही कोई भी कंपनी हो, कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल है, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको स्टडी करने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग।